हे गाइस नमस्कार, आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस के प्यारे से यूट्यूब फैमिली पर स्वागत है। गाइस आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले कक्षा 12 की फिजिक्स की। इससे पहले हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक का अध्ययन किया था पहले चैप्टर में। अब कौन कौन सी टॉपिक पढ़ा था? पहले बच्चों विद्युत आवेश के बारे में पढ़ा था, कूलाम के नियम के बारे में पढ़ा था, कूलाम अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ा था, फिर कूलाम के नियम का सदिश रूप पढ़ा था, आवेश के क्वांटीकरण पे न्यूमेरिकल देखा था, कूलाम के नियम पे न्यूमेरिकल देखा था। उम्मीद है कि हमने प्यारे बच्चों जितनी वीडियो या जितनी क्लासें ली है हर एक क्लास में आपको समझाने का प्रयास किया हूं। उम्मीद है कि आपको समझ में आया भी होगा। आज की क्लास और बेहतरीन रहने वाली प्यारे बच्चों। आज की क्लास में हम लोग नए टॉपिक को लेके आए, नई टॉपिक को स्टार्ट करेंगे और नई टॉपिक को सीखेंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप चैनल पे नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे प्यारे बच्चों। चलिए बिना आपके टाइम को गंवाए हुए तुरंत क्लास की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि आज की टॉपिक क्या रहने वाली प्यारे बच्चों। आज की टॉपिक हमारी क्या है वो आपके सामने दिख रहा होगा। देखिएगा आज की टॉपिक क्या है प्यारे बच्चों। पहली टॉपिक हमारी है विद्युत क्षेत्र। पहली टॉपिक क्या है आज की क्लास में? सबसे पहली टॉपिक कवर करना है विद्युत क्षेत्र क्या होता है। दूसरी टॉपिक कवर करनी है विद्युत बल रेखा क्या होती है। तीसरी टॉपिक कवर करनी है विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मतलब आज की क्लास बिल्कुल मजेदार होने वाली प्यारे बच्चों। जल्दी चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र क्या होता है, चलिए अब हम बात करेंगे केवल विद्युत क्षेत्र की। तो सबसे पहली टॉपिक हमारी है विद्युत क्षेत्र। एकदम आसान भाषा में, बिल्कुल सरल शब्दों में। सबसे पहले आप मुझे ये बताओ प्यारे बच्चों, आप लोग का भी क्षेत्र होता होगा, आप लोगों की भी एरिया होती होगी कि नहीं होती होगी? होती होगी। जैसे आप लोग कहते होंगे ना, कभी किसी से विवाद होता है, झगड़ा होता है, तो आप लोग बोलते हो ना कि यार ये मेरा एरिया, आ जाओ यहां मिल लेंगे, बोलते होंगे ना। तो वो आपका एरिया है। आपके एरिया का मतलब क्या है कि वहां आपके बल का अनुभव करेगा जिसको तुम बोल रहे हो, जिसको आप बोल रहे हो ना कि आ जाओ ये मेरा गांव है, मेरा एरिया है, यहां तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगे, बोलते हो ना प्यारे बच्चों। वो आपकी एरिया कैसे हुई? वो आपकी एरिया इस प्रकार होती है कि जब वो लड़का वहां पर आएगा तो वो आपके बल का अनुभव करेगा, आपके सोर्स का अनुभव करेगा कि आप कितना उसके ऊपर इफेक्ट डाल पा रहे हो, होता है ना। तो वही आपके बल का अनुभव वो जहां तक करेगा वो आपकी एरिया होती है। समझे कि नहीं समझे? समझे ना। तो आज उसी एरिया की बात करेंगे, पर हम विद्युत क्षेत्र की बात करेंगे, मार झगड़े वाली एरिया की बात नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या कहा कि अगर कोई एक लड़का है, देखिए ध्यान समझिएगा, ये कोई एक लड़का है। अब ये जो लड़का है ये इसका नाम राम है, ठीक। अब ये राम जो है श्याम नाम के लड़का से बोलता है कि बेटा भाई तुमको अगर कुछ करना है मेरा, या तुम्हें कुछ देखना है, तुम क्या करना, तुम मेरे इस गांव में आ जाना, ये मेरा प्यारा सा गांव। राम श्याम से बोलता है कि तू आके मेरे गांव में मिल ले। तो राम इसको ये अपने एरिया में बुला रहा है, राम श्याम को अपने एरिया में बुला रहा है। बताओ जब श्याम राम के गांव में जाएगा, ये जो श्याम है राम के गांव में जाएगा, तो राम के गांव के लोग जो होंगे प्यारे बच्चों, वो लोग इन पे किसी न किसी प्रकार के बल को लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? लगाएंगे ना। तो ये इनके बल का अनुभव करेगा। जब ये इनके बल का अनुभव करेगा, जहां तक इनके बल का अनुभव करेगा वो चीज राम की एरिया होगी। अगर ये श्याम यहां आके खड़ा हो जाए, तो अगर श्याम यहां आके खड़ा हो गया तो इनके बल का अनुभव यहां नहीं कर रहा है, तो वो राम और श्याम का एरिया नहीं होगा। एक बार फिर से प्यारे बच्चों एक छोटा सा एग्जांपल देखो। यार मुझे कला बनाने तो बहुत कम आता है, पर मैं समझाने का प्रयास करता हूं। देखो क्या होता है कि ये समझ लो कि ये एक पोल हो गई। क्या हो गई? ये एक पोल हो गया, और इस पोल से रस्सी लगाकर आपका जो प्यारा सा डॉगी होता है। अब डॉगी बनेगा कैसे यार, मुझसे तो नहीं पता, ठीक, बनाते इमेजिन कर लेना, जरा सा नहीं। तो आप इमेजिन करो प्यारे बच्चों कि ये एक डॉगी बनाया गया है। ये आपका प्यारा सा जो डॉगी होता है, डॉगी का आप जो भी नाम रखना चाहो रख लेना प्यारे बच्चों। अब ये एक रस्सी से बंधा है। अब आप समझो, अब इस डॉगी की एरिया कहां तक होगा? ये रस्सी की लंबाई जितनी होगी उसकी इतनी एरिया होगी।
अब इमेजिन कर लो कि भैया यहां से लेके यहां तक का डॉगी का एरिया है, यहां से लेके यहां तक का डॉगी का एरिया है। अब बताओ जब कोई लड़का यहां खड़ा होगा तो क्या डॉगी इसको काट सकता है, या क्या ये लड़का इस डॉगी के बल का अनुभव करेगा? क्या इस डॉगी के द्वारा कुछ भी हरकत किया जाए तो इसके ऊपर असर पड़ेगा, इसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा प्यारे बच्चों। पर जैसे ही ये लड़का इसके अंदर आएगा तो डॉगी के द्वारा हर एक प्रकार का प्रभाव इसके ऊपर पड़ेगा, चाहे डॉगी इसको दो काटे, चाहे डॉगी जो भी करे प्यारे बच्चों, पर इसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। तो क्या ये इसके क्षेत्र में आया ना, तो इस डॉगी का क्षेत्र क्या होगा? डॉगी का वह क्षेत्र जहां कोई डॉगी के बल का अनुभव कर रहा है वो चीज डॉगी का क्षेत्र है, जहां कोई राम के बल का अनुभव कर रहा है वो राम का क्षेत्र है यार। तो उसी प्रकार विद्युत क्षेत्र होता है कि आवेश का वह क्षेत्र, आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। समझ पाए या नहीं समझ पाए? ध्यान से देखना, आवेश के चारों ओर वह खाली स्थान, आवेश के चारों ओर वह खाली स्थान जहां कोई अन्य आवेश, अब ये आपका धनात्मक है, ये आपका ऋणात्मक है, ये आपका ऋणात्मक है, ये आपका धनात्मक है। तो ध्यान से देखना, जहां कोई अन्य आवेश आकर्षण, आकर्षण मतलब खींचने, या प्रतिकर्षण मतलब ढकेलने का अनुभव करे। अब आप देखो कैसे। अब बताओ प्यारे बच्चों, जब ये जो Q1 आवेश है ज्यों ही यहां पर आएगा, ज्यों ही यहां तक आएगा, तो ये जो Q वाला है ये इनको ढकेलने लगेगा, ढकेलने लगेगा। तो मैंने क्या कहा कि जहां कोई अन्य आवेश क्या करे? प्रतिकर्षण या आकर्षण। जब ये Q2 यहां पर आएगा तो ये अपनी तरफ खींचने लगेगा, तो लगे कि ये जो इसके चारों ओर का जो ये खाली स्थान है, इस खाली स्थान को हम क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र। अगर मैं आपसे बोलूं क्या ये खाली स्थान विद्युत क्षेत्र नहीं है, तो नहीं प्यारे बच्चों, ये खाली स्थान विद्युत क्षेत्र नहीं है, क्योंकि इसका बल यहां पर नहीं लग रहा है। तो जहां तक इसका बल लगता है वहीं वहां तक का क्षेत्र विद्युत क्षेत्र कहलाता है। बात समझ पाए? तो ये चीजें विद्युत क्षेत्र की डिफिनीशन है। यदि सभी जगह, क्या प्यारे बच्चों, यदि सभी जगह पर विद्युत क्षेत्र का मान, विद्युत क्षेत्र का परिमाण, यदि सभी जगह या सभी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण समान हो, समान हो, समान हो, तो ऐसा विद्युत क्षेत्र, ऐसा विद्युत क्षेत्र एक समान विद्युत क्षेत्र कहलाता है। कौन सा विद्युत क्षेत्र कहलाता है प्यारे बच्चों? एक समान विद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? एक समान विद्युत क्षेत्र कहलाता है। समझ पाए? एक समान विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अगर आगे बात किया जाए कि यदि विद्युत क्षेत्र का मान समान न हो, यदि सभी जगह, अगली पॉइंट, यदि विद्युत क्षेत्र का मान समान न हो, ध्यान से देखिएगा, यदि विद्युत क्षेत्र का मान, क्या? यदि विद्युत क्षेत्र का मान सभी जगह, कहाँ? सभी जगह समान न हो, सभी जगह समान न हो। ध्यान से देखना, क्या पहले बच्चों? सभी जगह समान न हो, न हो, तो ऐसा विद्युत क्षेत्र कौन सा विद्युत क्षेत्र कहलाएगा? असमान विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। कौन सा विद्युत क्षेत्र कहलाएगा? असमान, असमान विद्युत क्षेत्र होगा। ध्यान से देखिएगा, असमान विद्युत क्षेत्र। बोलो, क्या इतनी बातें क्लियर हो गई? हमने क्या कहा कि यदि विद्युत क्षेत्र का मान सभी जगह समान न हो तो ऐसे विद्युत क्षेत्र को असमान विद्युत क्षेत्र कहते हैं, और अगर विद्युत क्षेत्र का मान सभी जगह समान हो तो ऐसे विद्युत क्षेत्र को हम एक समान विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अगली बातें क्या कर लेते हैं यार, इससे जुड़ी हुई अगली बातें हमारी क्या हो सकती है? सोचो,
अगली बातें क्या बताने वाले हैं, अब देखो मजेदार बातें अगली क्या है। अगली पॉइंट हमारी ये है कि यदि विद्युत क्षेत्र का मान क्या हो, यदि विद्युत क्षेत्र का मान समय के साथ, किसके साथ प्यारे बच्चों, समय के साथ परिवर्तित हो, समय के साथ बदल रहा हो, समय के साथ बदल रहा हो तो ऐसे विद्युत क्षेत्र को क्या कहलाता है, ऐसा विद्युत क्षेत्र क्या होगा प्यारे बच्चों, ध्यान से लिखा, ऐसा विद्युत क्षेत्र परिवर्ती विद्युत क्षेत्र होगा। कौन सा विद्युत क्षेत्र होगा, परिवर्ती विद्युत क्षेत्र। कौन सा विद्युत क्षेत्र कहलाएगा प्यारे बच्चों, परिवर्ती विद्युत क्षेत्र। ठीक, अगली पॉइंट क्या है, अगली पॉइंट हमारी क्या हो सकती है कि यदि विद्युत क्षेत्र का मान, ध्यान से देखना, यदि विद्युत क्षेत्र का मान, ध्यान से, यदि विद्युत क्षेत्र का मान समय के साथ, किसके साथ, समय के साथ न बदले, समय के साथ न बदले तो ऐसे विद्युत क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, बोलिएगा, ऐसे विद्युत क्षेत्र को अपरिवर्ती विद्युत क्षेत्र कहते हैं। कौन सा विद्युत क्षेत्र कहते हैं, अपरिवर्ती, क्या, अपरिवर्ती विद्युत क्षेत्र। बोलो, बात समझ पाए, आ जाओ ध्यान से देखना, हमने क्या क्या बातें पढ़ी विद्युत क्षेत्र के बारे में, सारी चीजें कवर करना। हमने क्या कहा कि यदि सभी जगह विद्युत क्षेत्र का मान क्या हो, समान हो, तो ऐसे विद्युत क्षेत्र को एक समान विद्युत क्षेत्र कहते हैं। इस पे एग्जांपल देखो कैसे। हमने क्या कहा कि जैसे हमने कहा कि ये कोई आवेश है, ये कोई आवेश है, अब ये आवेश के द्वारा बिंदु ए पर जितना बल लग रहा है और बिंदु बी पर, ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, ये बिंदु ए था और ये बिंदु बी है और ये बिंदु सी है और ये बिंदु जो है हमारी क्या है प्यारे बच्चों, यहां से ऐसे करके, तो ये बिंदु क्या है हमारी डी है। हमने कहा कि ये आवेश के कारण जितना बल यहां पर लगेगा, आवेश के कारण जितना बल यहां पर यानी बिंदु बी पे लगेगा, आवेश के कारण जितना बल बिंदु डी पे लगेगा, यदि इस पे तीनों पे लगने वाला विद्युत क्षेत्र का मान बराबर है तो ऐसे विद्युत क्षेत्र को हम एक समान विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अगर यही जो है, अगर मैं कहूं कि ये बिंदु सी और बिंदु ए की बात करें तो बिंदु सी और ए पर विद्युत क्षेत्र का मान दोनों बराबर नहीं हो सकता है, ऐसे विद्युत क्षेत्र को हम असमान विद्युत क्षेत्र कहते हैं। यही चीज कह रहा है कि यदि विद्युत क्षेत्र का मान सभी बिंदुओं पे भिन्न भिन्न हो, अलग अलग हो, तो ऐसे विद्युत क्षेत्र को असमान विद्युत क्षेत्र। और अगर समय के साथ लगातार बदल रहा है, यार जैसे जैसे दूरियां बढ़ाते चले जाओगे वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र लगातार बदलता चला जाता है, ठीक, तो ऐसे विद्युत क्षेत्र को हम परिवर्ती विद्युत क्षेत्र कहते हैं और जो न बदले उसे हम क्या कहते हैं, अपरिवर्ती विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये रहा आपका विद्युत क्षेत्र की कोई टॉपिक, सॉरी ये आपकी विद्युत क्षेत्र का टॉपिक था। अब अगर मैं बात करूं कि अगर कोई एग्जाम में क्वेश्चन आपसे या आपसे कोई चलते राह पे कोई पूछ ले, यार विद्युत क्षेत्र का मात्रक बताओ, विद्युत क्षेत्र की बीमा बताओ, तुमने बहुत पढ़ी है, तो बोल देना यार कि बीमाहीन और मात्रकहीन राशि होती है, इसकी न तो कोई मात्रक होती न तो इसकी कोई बीमा होती। बोलो, बात इतनी समझ पाए। पहला पॉइंट जो है, जो पहला पॉइंट है विद्युत बल रेखा का गुण, वो पहली पॉइंट ये है, धनावेश से निकलकर या धन आवेश से, ये रेखाएं धनावेश से बाहर की तरफ, धनावेश से बाहर की तरफ निकलती हैं, बाहर की तरफ निकलती हैं, क्या होती है प्यारे बच्चों, धनावेश से बाहर की तरफ निकलती हैं तथा ऋणावेश में या ऋणावेश में अंदर की तरफ होती हैं, तथा क्या लिखेंगे, तथा ऋण आवेश पर, किस पे प्यारे बच्चों, तथा ऋण आवेश पर, ऋण आवेश में
अंदर की तरफ प्रवेश करती है। किसकी तरफ? अंदर की तरफ प्रवेश करती है। कहां पे यार बच्चों? अंदर की तरफ प्रवेश करती है। आइए पहली पॉइंट जो इन्होंने लिखा इनको हम समझते हैं। ध्यान से देखना कि इन्होंने पहला पॉइंट आपको बता रहा है कि भी यह रेखाएं धनावेश से बाहर की तरफ निकलती हैं। ऐसा कैसे कैसे हो सकता है? इमेजिन करो कि यार ये क्या हो सकता है। लो आपके सामने, यदि मैंने कहा ये कोई धनावेश है और ये कोई आपका क्या है? ऋणावेश है। ठीक, तो अगर उन्होंने कहा कि भैया अगर धनावेश है तो विद्युत बल रेखा बाहर की तरफ निकलेगी, विद्युत बल रेखा की दिशा बाहर की तरफ होगी। तो प्यारे बच्चों कुछ ऐसा देखो, जो यदि आवेश आपका धनावेश है तो जो विद्युत बल रेखा है वो किधर होगी? बाहर की तरफ होगी। कुछ ऐसा होगा। बोलो, याद रहे आपको कि ये लाइन आप डॉट डॉट से दिखाइएगा। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि ये लाइन आप डॉट डॉट से दिखाइएगा। हमने भले कॉन्टिन्यूअस दिखा के रखा है क्योंकि ये काल्पनिक है ना, तो ये वास्तव नहीं होती। अब काल्पनिक लाइनों को हम लोग डॉट डॉट से दिखाते हैं। ठीक, तो ध्यान से देखना कि मैंने कहा कि यदि आवेश हमारा धन है तो विद्युत बल रेखा बाहर की तरफ होगी। यदि आवेश हमारा धन है तो विद्युत बल रेखा बाहर की तरफ होगी। यदि आवेश हमारा ऋणात्मक है तो विद्युत बल रेखा किधर की तरफ होंगी? अंदर की तरफ। विद्युत बल रेखा ऐसे अंदर की तरफ आती हुई दिखेंगी, कभी बाहर की तरफ आती हुई नहीं दिखेंगी। प्यारे बच्चों बोलो, यदि आवेश हमारा क्या है? ऋण आवेश है तो विद्युत बल रेखाएं अंदर की तरफ होती हैं। यदि आवेश हमारा धन है तो विद्युत बल रेखा बाहर की तरफ होती। क्या ये पहला गुण इनकी बात समझ में आ गई? पहली बातें जो थी इनकी, पहली जो प्रॉपर्टी थी वो बिल्कुल समझ में आया कि ये बल रेखाएं धन आवेश से चलकर, कहां से चलकर? या धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है। ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है। कहां पर समाप्त होती हैं? ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है। इसका मतलब है कि यदि अगर हमारे पास ऐसा कोई दो आवेश रख दिया जाए, कैसा? ध्यान से देखना, ऐसा कोई दो आवेश रख दिया जाए, जैसे मैंने कहा कि ये कोई प्लस क्यू है और ये कोई हमारा माइनस क्यू है। यदि कोई दो आवेश कर दिया जाए और पूछा जाए कि बताओ विद्युत बल रेखाएं की दिशा किधर होगी या कैसी होंगी, तो इससे जो है ना, इससे विद्युत बल रेखा निकलेंगी ऐसे, यहां जाके समाप्त हो जाएंगी। इससे निकलेंगी, यहां जाके समाप्त हो जाएंगी। मतलब यार ये धनावेश से निकल रही, ऋणावेश पे जा रही है। तो आप देखो दोनों काम हो रहा है ना, यहां से बाहर की तरफ निकल रही, यहां अंदर की तरफ जा रही। तो ये पहला पॉइंट इससे मिल रहा है ना कि बाहर निकलती है, अंदर जाती। अगर आवेश धन है तो बल रेखाएं बाहर होंगी, अगर आवेश ऋणावेश है तो अंदर की तरफ होंगी। तो वही चीज यहां कर रहा है ना कि ये इससे बाहर निकल रही है। एक मिनट, इधर देखो, ये जो क्यों, ये हमारा आवेश धन है तो इनसे जो विद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं ये बाहर की तरफ है। अब इनसे निकल रही ऋणावेश पे जा रही है। एक आंख नहीं, एक आंख और देख लो प्यारे बच्चों, ऐसे ही देखिए ये, ठीक, ये धनावेश से निकलेंगी और ऋणावेश पे जाके क्या हो जाएंगी? समाप्त हो जाएंगी। इसी प्रकार ये धनावेश से निकलती रहती हैं और ऋणावेश पे जाके क्या हो जाती हैं? समाप्त हो जाती है। बोलो, ठीक, ये बात समझ पाए कि विद्युत बल रेखाएं आपकी धनावेश से निकलती हैं, ऋणावेश से समाप्त होती हैं। एक बात और जान लेना, ये समाप्त तो हो गई पर कभी बंद वक्र का, बंद पास का निर्माण नहीं करती।
ये कभी जो विद्युत बल रेखाएं होती है ना, बंद पास का निर्माण नहीं करती अंदर। इसका बंद पास कब होता है जानते हैं? बंद लूप कब होता है? जब ये यहां से चले फिर यहां दोबारा ऐसे आ जाए, यहां से चले फिर ऐसे, मतलब ये यहां जाए फिर यहां से यहां, ऐसे ऐसे बंद पास का निर्माण कभी नहीं होगी। ठीक है, ये इसकी दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। चलिए अब तीसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं, विद्युत बल रेखा का तीसरा गुण। बहुत सारे गुण की बात करेंगे, उन इंपॉर्टेंट गुण की बात करेंगे जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। ठीक, चलिए अब वही बात कर लेते हैं जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। चल, ये इसकी तीसरी प्रॉपर्टी होगी प्यारे बच्चों, विद्युत बल रेखा के गुण की तीसरी प्रॉपर्टी। तो तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है जानते हैं? कि दो विद्युत बल रेखाएं, ध्यान से देखना, ये आपकी एग्जाम में पूछा गया है। दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को या एक दूसरे का, देखिए थोड़ा सेंटेंस गलत हो रहा है, एक दूसरे का प्रतिच्छेदन, एक दूसरे का प्रतिच्छेदन नहीं करती। प्रतिच्छेदन सेंटेंस और आसान लिखा जा सकता था। क्या लिखा जा सकता था? कि एक विद्युत बल रेखा दूसरी विद्युत बल रेखा को कभी भी काटती नहीं है। आप इसमें लगा लो इंपॉर्टेंट वाला लिस्ट। ये आपके एग्जाम में कई बार चीजें पूछी गई हैं कि दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती, या दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे का प्रतिच्छेदन क्यों नहीं करती। इसको आज समझना, एक नंबर के एग्जाम में पूछा जाता है और ये इसकी प्रॉपर्टी है कि दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कभी नहीं करती। क्यों नहीं करती आप खुद बता लोगे, ध्यान से देखना कैसे। हमने क्या कहा कि अगर देखो एक विद्युत बल रेखा मैंने ये बना के रखा, ठीक, एक विद्युत बल रेखा ये बना के रखा और एक दूसरी विद्युत बल रेखा हमने ये बना के रखा है, ठीक, दो विद्युत बल रेखा बना दिए। अब आप देखो, जैसे ही ये जहां ये काटेंगी, जहां पर ये काटेंगी, अब ये जहां काट रही है अगर वहां पर एक स्पर्श रेखा खींचा जाए, जहां ये काट रहे हैं, जहां विद्युत बल रेखा एक दूसरे को काटी है वहां एक स्पर्श रेखा खींचा जाए, तो स्पर्श रेखा बिंदु को टच करते हुए खींचा जाता है। तो यार अगर आप देखोगे एक स्पर्श रेखा यहां खींचोगे और कुछ एक स्पर्श रेखा यहां खींचोगे। अब दो दिशा कैसे हुआ? स्पर्श रेखा खींची गई तो स्पर्श रेखा पता लगा कि दो दिशा है। बोले बात क्लियर हो गई? क्या एक नंबर आपके पक्के हो गए कि यार दो विद्युत बल रेखाएं क्यों प्रतिच्छेद नहीं करते? क्योंकि कटान बिंदु पे वो दो दिशा को व्यक्त करती है। मैंने कहा कि एक स्पर्श रेखा आप यहां खींचो और दूसरी स्पर्श रेखा जब आप खींचोगे तो कुछ ऐसा निकल के आएगा। एक ये स्पर्श रेखा एक है और ये एक स्पर्श रेखा दो है, समझो। अब ये दोनों स्पर्श रेखाएं दो दिशा को बता रही है, एक इधर दिशा को एक इधर दिशा को, ये दो दिशाओं को बता रही है। अब आप बताओ दो दिशा में जाने वाली रेखा क्या कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर सकती है? नहीं कर सकती। तो कटान बिंदु, ये कौन सा बिंदु था? कटान बिंदु। कौन सा बिंदु था प्यारे बच्चों? कटान बिंदु। और ये जो दोनों रेखाएं खींची गई हैं ये दोनों रेखाएं स्पर्श रेखा हैं। तो क्यों प्रतिच्छेदन नहीं करती हैं? दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती? क्योंकि वह कटान बिंदु पर दो दिशाओं को व्यक्त करती है। कटान बिंदु पर, कटान बिंदु पर ये दो दिशा को व्यक्त करती है। इसको ये दो दिशा को व्यक्त करती है। बोलिए बात समझ पाए आप? चलिए बिल्कुल समझ में आया होगा। अब आगे हम अगली प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। अगली प्रॉपर्टी हमारी क्या हो सकती है? अगली प्रॉपर्टी क्या हो सकती है? अगली प्रॉपर्टी है कि विद्युत बल रेखाओं, विद्युत बल रेखा पर स्थित, रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर
खींची गई स्पर्श रेखा, क्या प्यारे बच्चों, खींची गई स्पर्श रेखा, कौन सी रेखा, खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है या विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है, दिशा को बताती है। चलिए बताती है, अब कैसे बताती है ध्यान से देखना। इन्होंने कह दिया भैया कि विद्युत बल रेखा पे अगर हम स्थित किसी बिंदु पर अगर स्पर्श रेखा खींचे तो उस समय उस क्षण विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताएंगे। चलो देखते हैं कैसे, आ जाओ। हमने कहा कि ये हमारे पास एक विद्युत बल रेखा ई है, ठीक। अब इस पे कोई स्थित बिंदु ले लेते हैं। अब वो बिंदु हमारा सिलेक्ट करते हैं कि वो बिंदु ए है, वो बिंदु बी है, वो बिंदु सी है। अब इस पे स्पर्श रेखा खींचते हैं। अब इन बिंदुओं पे स्पर्श रेखा खींचते हैं। तो देखो हमने कहा था कि स्पर्श रेखा, तो ये स्पर्श रेखा है, इस पे टच करते हुए ये स्पर्श रेखा, इस पे टच करते हुए ये स्पर्श रेखा, समझ रहे हो। तो विद्युत बल रेखा पर खींची गई स्पर्श रेखाएं उसी क्षण या उस समय विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। अब आप देखो, जब इस बिंदु ए पे बात करोगे तो बिंदु ए पर विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, इसको थोड़ी देर के लिए हम लोग ये कर लेते हैं, ये चीज हटा दे ना। अब चलो इस बिंदु पे बात करोगे विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, इस बिंदु पे देखोगे तो विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है। बोलो बात समझ में आए। यही चीज तो ये बता रहे हैं कि आप विद्युत बल रेखा ले लीजिए और उस पे किसी भी बिंदु पर आप स्पर्श रेखा खींच दीजिए। तो जब आप स्पर्श रेखा खींचेंगे तो वो स्पर्श रेखा उसी समय उसी क्षण बताएगी कि विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है। देख लीजिए, हमने कहा एक एग्जांपल और ले लो यार, जब तक ना आए। ये विद्युत बल रेखा हो गई, ठीक, सॉरी फिर से ही लिख दिए हम लोग। ये कोई विद्युत बल रेखा नाम दे दो ए, ठीक। अब हमने कहा कि इस पे कोई पॉइंट ले लेते हैं, वो पॉइंट हमारा ये कुछ है, पी क्यू आर एस। हमने कहा अब इस पे स्पर्श रेखा खींचते हैं, तो स्पर्श रेखा इनको टच करते हुए खींची जाती है ये। अब देखो ये जो स्पर्श रेखाएं खींची गई है ये हर एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को बता रही है। तो यही प्रॉपर्टी कह रहा है कि अगर हम विद्युत बल रेखा पे किसी भी बिंदु पर अगर स्पर्श रेखा खींचे तो वो विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। बात समझ में? अगली पॉइंट है एक बिंदु आवेश, एक बिंदु आवेश से उत्पन्न होने वाली, क्या उत्पन्न होने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या, विद्युत बल रेखाओं की संख्या, रेखाओं की संख्या, विद्युत बल रेखाओं की संख्या क्या होती है, Q बटे एप्सिलॉन नॉट के बराबर होती है। क्या होती है? Q बटे एप्सिलॉन नॉट के बराबर होती है। समझ पाए कैसे? अब आप सोचो कि अगर मैंने कहा कि ये कोई बिंदु आवेश है, ये कोई, थोड़ी देर 1 मिनट कलर चेंज कर ले तो आपको दिखेगा। ये लो, हमने कहा कि ये कोई अगर बिंदु आवेश है और जिसकी वैल्यू 8.85 गुणित 10⁻⁻12 कूलम है, समझो। अब मैंने कहा बताओ इस बिंदु आवेश से कितनी विद्युत बल रेखाएं बाहर की तरफ निकलेंगी। अब आप बताओ इस बिंदु आवेश से कितनी विद्युत बल रेखाएं ऐसे
बाहर की तरफ निकलेंगी। अब आप मान लो प्यारे बच्चों गिन नहीं पा रहे थे इन चीजों को कि कितनी विद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं, आप इनको गिन नहीं पा रहे हो, तो बताओ क्या करोगे, कितनी विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी। चलो काउंट करो। अब बताओ काउंट कर पा रहे हो? नहीं काउंट कर पाओगे ना। हो सकता है काउंट कर लो, हो सकता है कि भाई काउंट कर लो। मैंने कहा कितनी विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, अब नहीं पता। तो इसकी एक प्रॉपर्टी बता रही है कि एक बिंदु आवेश से उत्पन्न होने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या Q बटे एप्सिलॉन नॉट के बराबर होती है। अब देखो Q की वैल्यू कितनी है, देखो यहां पर Q की वैल्यू कितनी है, 8.85 गुणित 10 घाते -12। एप्सिलॉन नॉट का भी मान होता है 8.85 गुणित 10 घाते -12। अब दोनों कटा दीजिएगा तो क्या मिलेगा, 1। क्या मिलेगा, 1। यानी इस आवेश से एक विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी। अब आप सोचो कितनी मैंने बनाई थी, कितनी मैंने बनाई थी, वो तो केवल आपको भरमाने के लिए मैंने कहा केवल आप काउंट करो। तो ये चीज है, इसकी प्रॉपर्टी बता रही कि भैया उस आवेश का परिमाण कितना है और उस आवेश के परिमाण को एप्सिलॉन नॉट से आप भाग दे दीजिए, काम खत्म, कितनी विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी। बोलो बात समझ पाए? नहीं समझ पाए होंगे तो कहो एक एग्जांपल और ले ले प्यारे बच्चों, बिल्कुल एक एग्जांपल और ले लेते हैं। चलो लेते कैसे हैं, यहां समझते हैं थोड़ी देर के लिए केवल। यहां पर मैंने कहा कि यदि कोई एक आवेश हमारे पास है जिसकी वैल्यू 17 गुणे 10 घाते -12 कूलम है। अब मैंने कहा कि बताओ आप इस आवेश से कितनी विद्युत बल रेखाएं बाहर की तरफ निकलने वाली है, कितनी विद्युत बल रेखाएं बाहर की तरफ निकलेंगी। अब आप लगे काउंट करने। अगर आपने विद्युत बल रेखा का प्रॉपर्टी पढ़ा है, आप जानते हो कि ये Q की वैल्यू कितनी दे रखी है। बोलो यार, Q की वैल्यू दे रखी है 17 गुणे 10 घाते -12 और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 गुणित 10 घाते -12। इनकी इनसे विदाई हो गई और इनको विदाई किए तो 2 आया अप्रॉक्सीमेट। इनसे इस आवेश से जिस आवेश का परिमाण 17 गुणे 10 घाते -12 है, उस आवेश से विद्युत बल रेखाएं केवल 2 विद्युत बल रेखाएं निकल सकती है। क्या बात क्लियर हो गई? तो ये रही हमारी अगली प्रॉपर्टी। अब और आगे की बात करते हैं, चलिए और आगे विद्युत बल रेखा की प्रॉपर्टी की बात करते हैं। बहुत सारी बातें हैं। इन्होंने कह रहे हैं भैया, कौन कह रहा है, ये इनका प्रॉपर्टी, इनकी गुण कह रही है कि इनमें लंबाई के अनुदिश, लंबाई मतलब ऐसे, ये अगर विद्युत बल रेखाएं ऐसे लंबा है तो लंबाई के अनुदिश मतलब या तो इधर या तो इधर, लंबाई के अनुदिश सिकुड़ती है, ये सिकुड़ने की प्रवृत्ति रखती है। आप समझो, समझाने का प्रयास करता हूं। देखो हमने कहा कि ये विद्युत बल रेखा हो गई और ये भी विद्युत बल रेखा हो गई, ठीक, दोनों विद्युत बल रेखा हो गई। तो लंबाई के अनुदिश का मतलब है कि जिधर इसकी लंबाई है, जिस दिशा में इसकी लंबाई है। अब आप कहोगे कि सर आपने ऐसे विद्युत बल रेखा क्यों नहीं बना, ऐसे भी बना ले रहा हूं। चलो दोनों विद्युत बल रेखा, इनका नाम P, इनका नाम Q, इनका नाम R, इनका नाम S। तो ये लंबाई के अनुदिश सिकुड़ने का प्रयास करती है, ये लंबाई के अनुदिश सिकुड़ती है, यानी ये ऐसे छोटी हो सकती है, ये ऐसे छोटी हो सकती है, स्प्रिंग के जैसा। अगर मान लो कि यहां कोई स्प्रिंग ऐसे लगी हो, ठीक, ऐसे कोई एक स्प्रिंग लगी हो और इस पे कोई एक मोटा सा बाबू सा छोटा सा लड़का बैठा दो, तो ये क्या स्प्रिंग हमारी कुछ ऐसे लास्ट में दिखेगी, ऐसे छोटी सी दबी हुई। बोलो बात समझ? तो ये है लंबाई के अनुदिश सिकुड़ना, ये लंबाई के अनुदिश सिकुड़ना कहते हैं। तो लंबाई के अनुदिश सिकुड़ने की प्रवृत्ति होती है। अब आप चाहोगे कि इस पे एक एग्जांपल मिल जाए कि लंबाई के अनुदिश सिकुड़ने की प्रवृत्ति कैसे होती है। सोचो, तो मैंने आपको बताया, देखो अगर आप सोचो कि यहां पर हमने खूब बड़ा सा एक धनात्मक आवेश रख दिया और यहां पर एक कोई ऋणात्मक आवेश रख दिया। अब आप बताओ इनसे विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, इधर की तरफ जाएंगी कि नहीं जाएंगी? जाएंगी ना।
अब मुझे आप बताओ, ये एक दूसरे को खींचेंगे, ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, तो आकर्षित करेंगी तो ये विद्युत बल रेखा की लंबाई बड़ी होगी कि छोटी होगी? बड़ी होगी, छोटी? छोटी होगी ना। सिकुड़ेगी या नहीं सिकुड़ेगी? बोलो, सिकुड़ेगी ना। तो यार वही तो चीज ये कह रहा है कि लंबाई के अनुदिश सिकुड़ने की प्रवृत्ति होती है, और इसी कारण विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसी कारण, यही कारण है कि दोनों, जब दो विपरीत आवेश एक दूसरे के पास रखे जाते हैं तो आकर्षित करते हैं। बताओ, मजेदार पॉइंट थी ना? थी ना प्यारे बच्चों? तो ये पॉइंट मैं यहां लिख दे रहा हूं कि इसी कारण, क्या प्यारे बच्चों, यही कारण है, लंबाई के अनुदिश सिकुड़ने के कारण ही विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और हमने देखा कि यदि प्लस और माइनस एक दूसरे को पास में रखेंगे तो ये रेखा की लंबाई सिकुड़ जाएगी, घटेगी, बड़ी नहीं होगी प्यारे बच्चों। समझ पाए ना आप? समझे? बिल्कुल। इसी कारण विपरीत आवेश, कौन से आवेश प्यारे बच्चों? विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? आकर्षित। आकर्षित मतलब खींचते हैं, आकर्षित करते हैं। बोलो, बात क्लियर हो गई? अब हम अगली प्रॉपर्टी, फिर अगली प्रॉपर्टी क्या है? अब यार जब आकर्षित की बात कर ली हो तो प्रतिकर्षित की भी बात होना चाहिए, नहीं तो दोनों लोग बुरा मान जाएंगे। अच्छा, अगली प्रॉपर्टी, अगली प्रॉपर्टी है कि लंबाई के लंबवत, किसके? लंबाई के लंबवत, लंबाई के लंबवत फैलने की, वहां सिकुड़ने की थी, यहां फैलने की प्रवृत्ति होती है। फैलने की क्या होती है प्यारे बच्चों? प्रवृत्ति होती है। मतलब अगर ये लंबाई ऐसे है, ये लंबाई इधर की तरफ है प्यारे बच्चों, तो लंबाई के लंबवत ये फैलती है, ऐसे फैलती चली जाती है प्यारे बच्चों। ठीक, तो ये फैलने के कारण ही दो समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। दो समान आवेश, यही कारण है, इसी कारण प्यारे बच्चों, इसी कारण दो समान आवेश, क्या? दो समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है। क्या करती है प्यारे बच्चों? प्रतिकर्षित करती है। प्रतिकर्षित करती है। बात समझ पाए? इतनी बात समझ पाए आप? चलिए अगली पॉइंट की बात करते हैं। अगली पॉइंट, विद्युत बल रेखाएं हमेशा पृष्ठ के लंबवत होती है। पृष्ठ के लंबवत होती या लंबवत बाहर की तरफ निकलती है। लंबवत बाहर की तरफ निकलती है। बोलो, क्या इतनी बातें होगी? एक लास्ट बातें अगर कर ले। अब कहोगे सर पृष्ठ के लंबवत बाहर की तरफ निकलने का मतलब क्या है? देखिए, पृष्ठ के लंबवत बाहर की तरफ निकलने का मतलब ये है मेरे कहने का कि यदि कोई आवेश है और इसके ये चारों तरफ ये जो घिरा हुआ पृष्ठ है, तो जब भी इनसे विद्युत बल रेखा निकलेंगी, इस पृष्ठ के क्या होंगी? लंबवत ही होंगी। ये पृष्ठ के क्या होंगी? लंबवत होंगी। यही चीज बोल रहा है वो कि पृष्ठ के लंबवत हमेशा पृष्ठ के लंबवत निकलती है। ठीक, तो ये हो गई बात, समझे?
इतनी बातें विद्युत बल रेखाओं के गुण के बारे में है, बहुत सारी बातें हैं प्यारे बच्चों। ठीक, उम्मीद है कभी तक आपको विद्युत बल रेखाओं की जितनी गुण के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया है सारी गुण समझ में आए हैं। एक बार फिर से थोड़ा सा फास्ट रिवीजन कर लेते हैं हम लोगों ने कौन कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ के रखा। चलो यहां से स्टार्ट किए थे, ध्यान से देखना। सबसे पहला हमने पढ़ा कि विद्युत बल रेखा एक प्रकार की क्या होती है, काल्पनिक रेखा होती है जिसपे कौन आवेश गतिमान होते हैं प्यारे बच्चों, स्वतंत्र धनावेश गतिमान होते हैं। ये वास्तव में नहीं होती है, याद रखना, ये वास्तव में नहीं होती है, ये केवल कल्पना किया गया था। किसके द्वारा कल्पना किया गया था प्यारे बच्चों, फैराडे के द्वारा। किसके द्वारा कल्पना किया गया था, फैराडे के द्वारा सुझाव दिया गया था। फिर उसके बाद अगर हम बात करें विद्युत बल रेखाओं का पहला गुण, तो ये धनावेश से बाहर की तरफ निकलती है और ऋणावेश में अंदर की तरफ प्रवेश करती है। यानी अगर हमको दो आवेश दे दिया गया और बोला कि भाई किन से बल रेखाएं बाहर निकलेंगी, तो आप पहला ऑप्शन धनावेश से बाहर की तरफ निकलेंगी। किस में बल रेखाएं अंदर की तरफ प्रवेश करेंगी, ऋणावेश में बल रेखाएं अंदर की तरफ प्रवेश करती है। दूसरी पॉइंट हमने पढ़ा कि ये बल रेखाएं धनावेश से निकलकर ऋणावेश पे समाप्त हो जाती हैं। यानी अगर दो आवेश अगर हमारे पास है धन और ऋण, तो ये धन से निकलेंगी ऋण पे समाप्त हो जाएंगी, धन पे निकलेंगी ऋण पे समाप्त हो जाएंगी, बंद पास का निर्माण नहीं करती है। फिर उसके बाद हमने अगला पॉइंट क्या पढ़ा, अगला पॉइंट हमने पढ़ा कि जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो एक दूसरे का प्रतिच्छेदन नहीं करती है, कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदन नहीं करती है, ये हमने पढ़ा। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, क्यों नहीं करती, क्योंकि कटान बिंदु पे दो दिशाओं को व्यक्त करती है। फिर अगला पॉइंट हमने पढ़ा यार, विद्युत बल रेखा कि किसी भी बिंदु पर अगर हम स्पर्श रेखा खींचते हैं तो वो स्पर्श रेखा उस समय विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है, ये समझाया गया। फिर हमने अगला पढ़ा कि एक बिंदु आवेश से उत्पन्न होने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या Q बटे एप्सिलॉन नॉट के क्या होती है, बराबर होती है। फिर अगला पॉइंट हम लोगों ने अगली प्रॉपर्टी क्या पढ़ा, अगली प्रॉपर्टी हमने पढ़ा कि लंबाई के अनुदिश सिकुड़ने की प्रवृत्ति होती है, मतलब लंबाई के अनुदिश ये सिकुड़ सकते हैं, इसीलिए दो विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, खींचते हैं। फिर लंबाई के लंबवत फैलने की प्रवृत्ति भी इसमें होती है, इसलिए दो समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। फिर विद्युत बल रेखाएं हमेशा पृष्ठ के लंबवत बाहर की तरफ निकलती हैं। एक और पॉइंट याद आ रहा है प्यारे बच्चों, याद तो बहुत सारे आ रहे हैं, अभी आप कहोगे इतना सर कितना बता दे रहे हैं, ये देखो थोड़ी सी इनको बात कर लेते हैं। यहां लास्ट ये पॉइंट हमारा यहां, चलो वो पॉइंट है कि विद्युत बल रेखाएं एकाएक कभी नहीं टूटती, एकाएक कभी नहीं टूटती है, एकाएक कभी नहीं टूटती है। बोलो, एकाएक कभी नहीं टूटती। क्यों नहीं टूटती भी, क्योंकि सभी जगह विद्युत क्षेत्र समान होता है, विद्युत क्षेत्र समान होता है। ठीक, ये रही आपकी अगली प्रॉपर्टी। ठीक, अब हम बात करेंगे प्यारे बच्चों आज की क्लास की लास्ट टॉपिक, ये हमारी आज की क्लास की लास्ट टॉपिक, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिल्कुल आसान सा। अब क्या है, ध्यान से देखना, विद्युत क्षेत्र में स्थित, क्या, विद्युत क्षेत्र में स्थित, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी एकांक परीक्षण आवेश, क्या, एकांक परीक्षण आवेश। अब एकांक परीक्षण आवेश कौन होता है प्यारे बच्चों, परीक्षण आवेश जिसका केवल हम लोग कल्पना टेस्ट के लिए करते हैं वही परीक्षण होता है। तो एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा अन्य तथा लगने वाला बल तथा आवेश पे लगने वाला बल
तथा परीक्षण आवेश का अनुपात तथा परीक्षण आवेश का अनुपात ही परीक्षण आवेश का अनुपात ही उस बिंदु की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी एकांक ना, तो अनुपात ही उस बिंदु की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। उस बिंदु की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। तीव्रता कहलाती है। बोलो, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। अब आप इसको समझोगे कैसे? अभी मैंने कहा था ना कि हम लोग क्या करते हैं, एक बात बनाया था ना हम लोगों ने, डॉगी वाला एग्जांपल लिया था, तो कुछ उसी प्रकार। अब आप देखो तो देखिएगा प्यारे बच्चों, ये कोई डॉगी बना है। अगर मैंने कहा कि कोई एक लड़का, अब इस लड़के का नाम कुछ भी रख सकते हो, ठीक, यहां खड़ा है, इस लड़के का नाम ए है, और एक कोई ये दूसरा लड़का जो कि ए यहां है। अगर मैं कहूं कि ये जो डॉगी है ये यहां से छूटता है और इसको काटने के लिए दौड़ता है, तो बताओ सबसे पहले किसको काटेगा? तो आप बिल्कुल बोलोगे सर ये तो सब बता सकते हैं कि भाई जो ए नंबर वाला लड़का है इसको जल्दी से काट लेगा। क्यों काट लेगा? क्योंकि ये इसके पास में है। तो प्यारे बच्चों, इसके द्वारा ज्यादा बल कहां पे लग रहा है? इस पे या इस पे? बोलो, इस पे या इस पे? इस पे ना। तो इस पे इसकी तीव्रता ज्यादा है और इस पे इसकी तीव्रता कम है। इसका मतलब है कि जहां पर बल ज्यादा लग रहा है वहां पर तीव्रता ज्यादा है, जहां पर बल कम लग रहा है वहां पर तीव्रता कम है। तो यही चीज अगर हम कहें कि अगर हमारे पास कि कोई एक आवेश है, यदि हमारे पास ये कोई आवेश Q है और इससे कुछ मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, अगले मीटर की दूरी पर बिंदु Q है, अब मैं कह रहा हूं यहां पर एक कोई बिंदु A है। हमने क्या कहा कि आप बताइए क्या इस बिंदु A पर या बिंदु P पर या बिंदु Q पर किस पर इस आवेश के कारण ज्यादा बल लगेगा? तो आप कॉमन से सेंस का यूज करोगे प्यारे बच्चों, तो बताओगे सर विद्युत बिंदु A पर ज्यादा लगेगा, बिंदु P पर कम लगेगा, बिंदु Q पर कम लगेगा, Q पे सबसे कम, फिर P पे, फिर A पे। तो भैया जिस पे ज्यादा बल लग रहा है उसी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होगी, जिस पे बल कम लग रहा है। तो वही चीज वो बोल रहा है कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी भी परीक्षण आवेश पे लगने वाला बल और आवेश के अनुपात को ही उस बिंदु की क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अगर हम बात करें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कौन सी राशि होती है? यह एक सदिश राशि होती है। कौन सी राशि होती है? सदिश राशि। यह एक सदिश राशि होती है। यह एक कौन सी राशि होती है प्यारे बच्चों? सदिश राशि होती है ना। यह एक सदिश राशि होती है, ठीक। अगर हम बात करें इसके फार्मूले का, इसके सूत्र की, तो क्या हो सकता है बताओ? जो डिफिनीशन करा उसी के अकॉर्डिंग लिख लो। क्या करा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होगा? बोलो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होगा? बोला ना, लगने वाला बल। तो लगने वाला बल बटे कौन कह रहा था? अनुपात। अनुपात कह रहा था, यानी परीक्षण आवेश का अनुपात बोला है, तो बल बटे क्या हो जाएगा? परीक्षण आवेश हो जाएगा, ठीक। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं प्यारे बच्चों? E से। और लगने वाले बल को हम लोग F से दिखाते हैं, तो F बटे क्या हो जाएगा? Q0। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र मिला वो मिला E बटे या E बराबर F बटे Q0। ये हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। यानी अगर हम बात करें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग E से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं प्यारे बच्चों? E से। ई से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? ई से व्यक्त करते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से व्यक्त करते हैं। अगर हम बात करें इसके मात्रक की,
अगर यहां बात करें इसके मात्रक की, तो बताओ मात्रक क्या हो जाने वाला है। चलो, एफ का मात्रक, एफ का मात्रक न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन। क्या? न्यूटन। ध्यान से देखना, न्यूटन होता है। और उसके बाद ये बटे क्यू नॉट, क्यू नॉट का मात्रक होता है कूलाम। आवेश ही है ना, तो न्यूटन क्या हो जाएगा? बटे कूलाम। यानी इसी को हम लिखते हैं न्यूटन प्रति कूलाम। न्यूटन प्रति कूलाम, ध्यान से देखना, न्यूटन प्रति कूलाम। इसी को अगर सांकेतिक वर्ड में लिखा जाए तो यही चीज होता है न्यूटन प्रति कूलाम। अब देखना, ये कूलाम जब ऊपर जाता है तो कूलाम इनवर्स हो जाता है। इसी को हम लिख देते हैं, इसी को लिखा जाता है या लिखा जाता है या न्यूटन कूलाम इनवर्स, ऐसा लिखा रहेगा। तो उस कूलाम को ऊपर लेके चले जाते हो प्यारे बच्चों, तो उसका पावर चेंज हो जाता है, कूलाम जो प्लस रहता है वो माइनस हो जाता है। तो उसी को हम लोग कहते हैं न्यूटन कूलाम इनवर्स। तो इसकी मात्रक हो गई। ठीक, अगर हम बात करें इसकी बीमा की, अगर हम बात करें इसकी बीमा की, तो क्या हो सकता है बताओ? इसकी बीमा, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो बीमा है वो आपका क्या हो सकता है बताओ? चलिए, बीमा की बात करें तो एफ की बीमा पहले रखेंगे, फिर आवेश की बीमा रखेंगे। अब यार एफ की बीमा क्या होती है? अगर हम बात करें एफ की बीमा क्या होती है, तो ध्यान से देखना, यही निकाल दे। एफ की जो बीमा होती है वो होता है यम यल टी पावर -2, ये एफ की बीमा है, बटे आवेश। अब आवेश कौन होता है? आवेश होता है ए टी, धारा गुणे समय। तो आवेश की बीमा आ गई ए टी, आवेश की कौन सी बीमा आ गई? ए टी। अब आप देखो, ये जो टी है ऊपर जाएगा तो टी के पावर 1 यहाँ है, ऊपर जाएगा तो -1 होगा, -1 और -2 मिलके -3, और ए भी ऊपर जाएगा तो ए इनवर्स हो जाएगा। थोड़ा सा अगर विस्तार से करें, टाइम भले लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। यम ये यल है। अब देखो, ये टी के पावर -2 है, या ये टी जब ऊपर जा रहा है यहाँ पर तो टी के पावर -1 हो रहा है, और ए ऊपर जा रहा है ए के पावर -1 हो रहा है। इसको अगर सॉल्व कर रहे हैं तो यम एल टी के पावर -2 और -1 मिलके -3, और ये चीज क्या हो जा रहा है? ए इनवर्स। तो ये इसकी बीमी सूत्र आ गई एम एल टी पावर -3 ए इनवर्स। क्या आ जाएगा? यम यल टी पावर -3 ए इनवर्स। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा आ गई। यदि आवेश धनात्मक हो, क्या हो प्यारे बच्चों? यदि आवेश धनात्मक हो तब विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की तरफ होगी। किधर की तरफ होगी प्यारे बच्चों? बाहर की तरफ होगी, बाहर की तरफ होगी। ठीक, और यदि आवेश क्या हो जाए? यदि आवेश ऋणात्मक हो जाए, यदि आवेश ऋणात्मक हो, तब विद्युत क्षेत्र की दिशा अंदर की तरफ होगी। किधर होगा? की दिशा अंदर की तरफ होगी। बोलो, क्या यहां तक आपकी बातें क्लियर हो गई? अब इसको समझ लेते हैं। अब हम इसको समझ लेते हैं प्यारे बच्चों कि क्या, कि कुछ इस प्रकार देखो, इसी चीज को हम लोग इधर देखते हैं अगले पेज में। हमने क्या कहा कि यदि आवेश हमारा धनात्मक है तो जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो विद्युत बल रेखा की दिशा को बताती है। तो विद्युत बल रेखा धनावेश से बाहर की तरफ निकलती है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की भी दिशा जो है बाहर की तरफ हो जाती है। बात समझ रहे हैं? विद्युत बल रेखाएं क्या होती है? धनावेश से बाहर की तरफ निकलती हैं, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर हो जाती है। यदि आवेश क्या हो जाए? ऋणात्मक हो जाए। यदि आवेश क्या हो जाए? ऋणात्मक हो जाए,
तो विद्युत बल रेखाएं अंदर की तरफ एंटर्ड करती हैं, इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या हो जाती है, अंदर की तरफ हो जाती है। तो ये रहा प्यारे बच्चों आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा अंदर की तरफ। बात समझे, यहां जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर की तरफ है और यहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, बाहर की तरफ है। तो जो आपने अगला पॉइंट पढ़ा था वो पॉइंट है, ये देखिए। आई होप प्यारे बच्चों की आज की क्लास में हमने जितने टॉपिक का अध्ययन किया है प्यारे बच्चों, वो सारी टॉपिक की हर एक पॉइंट आपको समझ में आया होगा प्यारे बच्चों। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। नई टॉपिक हमारी बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन रहने वाली प्यारे बच्चों। तब तक मुझे उम्मीद है कि आपने ये वीडियो देखा होगा, आपको सारी चीजें यहाँ से समझ में आई होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट, बाय बाय।